सो फ्रेंड्स, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के लेक्चर 2 में आ चुके हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे आज हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ड्यू टू अ चार्ज डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए उसके सेंटर पे या उसके एक्सिस पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट जो होता है वो है रिंग, अ चार्ज रिंग। तो रिंग वाला करते हैं, बहुत इजी होता है। किसी भी चार्ज रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अभी सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, उसके एक्सिस पे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक रिंग है और इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सर्कमफेरेंस। तो इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं a। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द चार्जेस, दे विल कैंसिल ईच अदर द सेंटर। तो इसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो दिस इज वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, हमें लगाना है बेसिक फॉर्मूला कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होता है उससे अगर r डिस्टेंस पे यू नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक ठीक। तो ये फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो सिंस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफेरेंस, सो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली k q अपॉन x स्क्वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो रिंग है इसके छोटे छोटे एलिमेंट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक एलिमेंट है, इसका चार्ज है dq। तो यहाँ मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका चार्ज है dq। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं z डिस्टेंस पे है और ये एंगल कुछ थीटा है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दिस इज dE। अभी हुआ कितना, क्योंकि ये फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है इस dq चार्जेस के लिए। तो k dq अपॉन z स्क्वायर। लेकिन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि सारे जो एलिमेंट्स हैं dq dq ये dq ये dq ये dq ये dq ये सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर नहीं है। क्योंकि ये यहाँ एक अगर dq होता, ठीक, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर अगर हम एक और एलिमेंट लेते तो उसकी जो dq आती वो यहाँ पे होती, और उसके लिए जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो समथिंग कुछ ऐसे होती, वैल्यू सेम होती कि dq अपॉन जेड स्क्वायर, ये एंगल भी थीटा होता। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, सो डी कॉस थीटा इधर आता, इसका भी डी कॉस थीटा आता, और इसका जो डी साइन थीटा होता, दोनों एलिमेंट का वो वर्टिकली अपोजिट आते। इस तरह अगर आप दूसरा भी कोई एलिमेंट लेते यहाँ और यहाँ, तो उसके जो डी साइन थीटा कंपोनेंट होते वो हमेशा कैंसिल हो जाते ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये सिंपल सी बात है, अगर इस डिस्क को, ये जो डिस्क है इसको आप रोटेट भी करोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सेटअप है कि ये दोनों कंपोनेंट दे विल कैंसिल ईच अदर। सिर्फ जो डी कॉस थीटा है और जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे डी कॉस थीटा वो आपस में ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो एक्सियल फील्ड होगी, जो कि इस रिंग के एक्सिस की तरफ लाई करेगी इस डायरेक्शन में नेट, और वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। सिंपल। ठीक है, तो इसमें d क्या होता है, k dq अपॉन जेड स्क्वायर, और cos थीटा आप निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन जेड। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें k फिक्स है, x फिक्स है, z फिक्स है, क्योंकि सारे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो kx बाई जेड क्यू बाहर चला जाएगा, अंदर सिर्फ dq रहेगा। तो dq को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रिंग का चार्ज आ जाएगा kx अपॉन जेड क्यू कैपिटल Q। ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द। तो के क्यू एक्स अपॉन जेड क्यू को लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इस ट्रायंगल से।
तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग at any point on the axis of the ring which is located at a distance x from the center। तो अगर एट द सेंटर निकालना है तो आप अगर सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, सो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गई 0। और इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक्स वर्सेस, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ प्लॉट करता है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू 0 है और इन्फिनिटी पे जाके भी 0 होगी। इसका मतलब समवेयर इसके बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा फील्ड की वैल्यू, 0 to 0 तो हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम जो आती है आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को d/dx इसको डिफरेंशिएट करके 0 पता करो कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसका स्लोप कहाँ पे 0 हो रहा है। जहाँ पे स्लोप 0 होगा उसकी मैक्सिमा होगी। तो अगर सॉल्व करोगे तो जो x होगा वो r/√2 के आसपास आएगा। करके देख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करके x की वैल्यू देते हैं तो r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो ग्राफ का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। सिमिलरली अगर आप इस तरफ कोई पॉइंट लेते तो वहां पे फील्ड लाइंस एक्सेल होते इस तरफ, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगी एक्सिस के अलाउंग। तो सेम वैल्यू होती बट डायरेक्शन नेगेटिव को पॉइंट करता है, इसलिए ये जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ बनाते हैं। ठीक है, सेम वेरिएशन। और यहाँ भी जो मैक्सिमम होती वो r/√2 पे होती। ये ग्राफ नीचे क्यों आ गया, क्योंकि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में नेगेटिव को पॉइंट कर रही है, इसलिए नेगेटिव कोऑर्डिनेट बना। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी बेसिक बोर्ड स्कूल में आते हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो बनेगा हमारा डिस्क। तो आइए हम डिस्क देखते हैं। एक चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सॉलिड एंगल्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम निकालने वाले हैं एक बेसिक कि ये हमारा अगर चार्ज डिस्क है सिग्मा है इसकी चार्ज डेंसिटी। याद रखिए कोई भी सवाल आता है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो, मैग्नेटिज्म का हो, ग्रेविटेशन का हो, सेंटर ऑफ मास का हो या कुछ भी, सबसे पहले जो बॉडी के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ध्यान से देखना पड़ता है। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा होगी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती कितनी है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अगर किसी एलिमेंट निकालना है तो वो होती है सिग्मा डी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस डिस्क का कोई एलिमेंट लेता हूँ जहाँ जिसका छोटा चार्ज डी क्यू है तो उसकी जो चार्ज की वैल्यू होगी होगी सिग्मा इंटू एलिमेंट एरिया, है ना। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आखिर एक डिस्क में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा। तो एक डिस्क का सेंटर एक्सिस पर अगर मुझे मान लीजिए सेम एक्स डिस्टेंस पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो अगेन ए है, लेकिन यहाँ रिंग की तरह नहीं है। रिंग पे चार्ज जो था वो लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरकमफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसलिए वहां पे डी क्यू बहुत सिंपल था, लैम्डा इंटू डी एक्स भी लिख सकते थे या डी एल लिख सकते थे। लेकिन ये एक डिस्क है तो हमें क्या करना है, हमें इस डिस्क की छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ने हैं। जैसे वहां हमने रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लिया था, छोटे डीएल में, यहाँ पे हम लोग एक इसको छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ सकते हैं। ये रिंग धीरे 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 ऐसा मोटा होता जाएगा और फाइनली 0 से लेके ए तक अगर मैं इस रिंग को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे डिस्क मिल जाएगी। इसका मतलब इतना समझ में आ रहा है कि जो रिंग है, जो एक एलिमेंट रिंग अगर मैं ले लूं, इस रिंग के से एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अगर निकाल लूं और इसी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि जितनी भी रिंग्स होने वाली हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाली है जो एक एक्सियल है, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने वाली है। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर रिंग कर दूं तो वही मुझे मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क।
इसका मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज डिस्क के एक्सिस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मुझे उसकी एलिमेंट रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो से लेके उसकी जो एक्चुअल रेडियस है ए। तो अभी हम जो रिंग पकड़ने वाले हैं, मान लेते हैं उस रिंग की रेडियस कुछ भी आर्बिट्री मान लेते हैं आर है, छोटा है। और अगर जब भी रिंग पकड़ेंगे उसकी थिकनेस पकड़नी पड़ेगी, वो हो गया डी आर। अगर आप मान लो रिंग की रेडियस जेड पकड़ते तो उसका थिकनेस डी जेड पकड़ोगे। ये हो गया पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में क्या होता है, रिंग को पकड़ते हैं, एलिमेंट रिंग, दिस इज एलिमेंट रिंग। अब अगर एलिमेंट रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो एलिमेंट रिंग का मुझे रेडियस और चार्ज मालूम होना चाहिए। तो एलिमेंट रिंग का अगर मैं चार्ज निकालूं तो वो डी क्यू ऑफ द रिंग होगा, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या है, रिंग, तो रिंग के ऊपर कुछ तो चार्ज होगा, वो डी क्यू होगा। डिस्क को भी भूल जाओ, पहले रिंग को सॉल्व करो। जो डी क्यू रिंग होगा वो कितना होगा, तो डी क्यू होता है कैसा है, सिग्मा इंटू डी है। कैसे, क्योंकि ये एक्चुअल में जो है वो डिस्क है जिसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, तो उसके कुछ ही कोई भी एलिमेंट मानो, उसके एलिमेंट की चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू डी होनी पड़ेगी, सिग्मा इंटू डी, जहाँ पे डी ए होगी रिंग की एरिया। एरिया मतलब ये एरिया नहीं होता, एरिया का मतलब जिस एरिया पे, जिस चीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रिंग के ऊपर, रिंग को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चार्ज उसका सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस कर दूंगा तो उसकी एरिया निकल के आ जाएगी। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी है, मोटी कितनी है, डी आर। ऐसे कर दूंगा तो मुझे इस छोटी सी रिंग की वो एरिया निकल के आ जाएगी जिस रिंग पे, जिस एरिया पे चार्ज फैली हुई है। ठीक है, समझ में आया तो आप इस रिंग को काट के लंबा कर दो तो एक रॉड बन जाएगी जिसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, जिसकी थिकनेस होगी डी आर। तो कितना एरिया होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब तो इजी है, अब हमें एलिमेंट रिंग की रेडियस मालूम है, उसकी चार्ज मालूम है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिक मैथ्स करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है, एक्सिस पे। वो कितनी होती है, थोड़ी देर पहले डेराइव किए थे कंप्लीट रिंग के लिए, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो के लिखेंगे, क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि इस रिंग पे चार्ज तो डी क्यू माना है, तो डी क्यू लिखेंगे। फिर x क्या था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो x ही है अभी भी, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। हमारी रिंग रेडियस क्या है अभी r, तो r लिखेंगे, और 3/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क मिल जाएगी। इंटीग्रेशन किस पे होगा, देखते हैं, 0 से r होनी चाहिए, सॉरी 0 टू a होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल रेडियस होता है तो डिस्क मैंने a माना था, तो 0 टू a लिख लेते हैं। k ठीक है, x फिक्स है, बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। देखते हैं डी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं। अगर मैं डी क्यू की वैल्यू डाल दूं तो डी क्यू होगी सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। इसको इंटीग्रेट कर दें। अब फिजिक्स खत्म, मैथ शुरू। अब इसमें से कांस्टेंट क्या है, के एक्स सिग्मा 2 पाई, अंदर रहेगा आर डी आर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो चेंजेबल डी आर है तो वो रहेगा ही आर का टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, 0 से लेके ओरिजिनल रेडियस। इसको आप इंटीग्रेट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कर लो भाई। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत सिंपल है। इसको इंटीग्रेट का बेस्ट तरीका है कि आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ अज्यूम कर लो। आप चाहे तो उसको पोलर में ले सकते हो, या फिर चाहे तो कार्टेशियन में ही रखो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर स्क्वायर को आप मान लो कुछ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर जो 3/2 होगा, तो जेड स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ले लो तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2r dr, डिफरेंशियल करने पे एक्स कांस्टेंट होता है, लेंथ तो उसका फिक्स है, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और जेड स्क्वायर का 2z dz, 2 कट गया, तो आर डी आर की जगह पे क्या आ गया, जेड डी जेड। सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, के एक्स सिग्मा 2 पाई, आर डी आर की जगह पे जेड डी जेड, और नीचे जेड क्यूब, लिमिट 0। अच्छा, लिमिट्स भी यहाँ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अपने वेरिएबल चेंज कर दिया है। तो देखो भैया, पुरानी लिमिट क्या थी, 0 से लेके a तक। जब
प्रायर लिमिट किसके ऊपर था, आर के ऊपर। जब आर की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं। व्हेन आर की वैल्यू 0, अगर यहाँ आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू x आ जाएगी। इसका मतलब जहाँ पे r इक्वल टू 0 था वहाँ पे अब z के टर्म्स में वहाँ पे मुझे x लिखना पड़ेगा। ये हो गई हमारी लिमिट, अब ये x, लोअर लिमिट क्या हो गई x। जब ऑपरेटर dr था तो लिमिट 0 था, लेकिन अब ऑपरेटर dz है तो z की वैल्यू कितनी आई, x, तो ये लिमिट हो जाएगी। सेकंड, हम जब r की वैल्यू पुराने में कितनी थी, a, तो r की वैल्यू यहाँ पे a पुट करो इस इक्वेशन में जो ज्यूम किए थे, तो z की वैल्यू आ जाएगी, z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब z की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके ऊपर अपर लिमिट क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई थिंक अब इतना इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, के एक्स सिग्मा 2 पाई जेड, जेड कट गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/z आएगा, लिमिट x से लेके रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया दोस्त, के एक्स सिग्मा 2 पाई, लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट नेगेटिव को अज्यूम मैं कंपेंसेट करने के लिए मैं अपर लोअर लिमिट पहले पुट करता हूँ, 1/x माइनस 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो k सिग्मा 2 पाई, हम चाहें तो k को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो 4 पाई 2 कट के यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या किया मैंने, k के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा, 2/2 कट गया, ये हो गया। इस x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक शानदार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई ड्यू टू डिस्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जो उसका एक्सिस पे होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप पक्का याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सवालों में काम में लगेगा। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो डिस्क अगर सेंटर पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्क के सेंटर पे निकालना है तो वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द डिस्क आएगी वो आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाद में जाकर पढ़ोगे कि ये x बहुत पास होगा तो दिस डिस्क विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट शीट, तो किसी भी इनफाइनाइट शीट के जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो एक वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो हम डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड को भी याद रखेंगे, काम में लगेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहेगा, ये वैल्यू रूट कर लेंगे। हमें नेक्स्ट जो करना है वो करना है एक हेमिस्फेरिकल शेल या हेमिस्फेरिकल कप के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हेमिस्फेरिकल कप के सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हेमिस्फेरिकल कप। अगर कप है मतलब अंदर से हॉलो है, अगर खुला खोखला है तो क्या होगा भाई, अगर खोखला है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगी वो उसके सरफेस पे होगी। तो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होगा, सिग्मा, रो नहीं, सिग्मा होगा। तो अगर सिग्मा है तो इसकी छोटी कोई भी एलिमेंट लेंगे चाहे किसी भी शेप का, उसकी चार्ज क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी। ये तो क्लियर होगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेमिस्फेरिकल कप बना लेते हैं। हम किसी भी शेप का किसी बना सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं ऐसे बना लेता हूँ हेमिस्फेरिकल कप। ठीक है, इसकी कुछ रेडियस होगी आर, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जिसको सरफेस पे एक्ट करेगा बिकॉज ये कप है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग पहले ई तरीके से करते हैं। तो अगर हम इजी तरीके से देखें तो सबसे आसान तरीका यही है कि ये जो हेमिस्फेरिकल है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट रिंग मान सकते हैं, कोई भी एक छोटी सी एलिमेंट रिंग मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट रिंग मानते हैं, कैसे एलिमेंट रिंग मानते हैं, आप थीटा पे जाके एक डी थीटा की एलिमेंट मान सकते हो। वैसे समझ में ना है तो आप मान लो किसी भी जगह, मान लो इसी जगह पे आपने क्या किया, एक रिंग अज्यूम कर लिया। ठीक है, जो कि यहाँ से थीटा एंगल पे है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो अगर थोड़ा सा आप ट्रेस करोगे तो ये डी थीटा बनेगा। रिंग की कुछ रेडियस मान लेते हैं, अपने में है इसकी रिंग की रेडियस बदलती जाएगी,
तो मान लेते हैं रिंग की रेडियस जो है ये कुछ मान लेते हैं, क्या मान, x मान लो, और रिंग जो मैंने पकड़ा है वो सेंटर से किसी को y डेप्थ पे पकड़ा है या हाइट पे पकड़ा है, जो भी, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो r cos थीटा है, क्योंकि रेडियस तो r होगी, तो अगर ये थीटा है तो ये r cos थीटा का बराबर होगी, सॉरी r sin थीटा होगी, क्योंकि मैंने थीटा इसको माना है, तो इसका r cos और ये r sin होगा। ठीक है, ठीक ही है। तो x इक्वल टू r cos थीटा होगी और y इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट r sin थीटा होगा। सही है, सही है। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा तो वो आर स्क्वायर होगा। ये कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, इस मेथड से भी लोग करते हैं कि कोई एक रिंग पकड़ते हैं, रिंग जो है वो थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का पकड़ते हैं। ठीक है, और अगर उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे उसकी रेडियस एक्स पकड़ते हैं और उसकी वाई हाइट वाई पकड़ते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रिंग है हमारे, ध्यान से देखिए, जो रिंग है इस रिंग की रेडियस एक्स है और इससे वाई डिस्टेंस पे मुझे ये सेंटर है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सेम प्रोसेस से कर सकते हैं कि जो रिंग है, इस रिंग को अगर मैं चार्ज निकाल लूँ तो रिंग के लिए मुझे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है वो एक्सियल ही होती है, इस ऊपर की तरफ बिल्कुल होती है। तो अगर मैं किसी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ और उसी को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वापस इस हेमिस्फेरिकल कप का इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिंग लिखते हैं। इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं, तो फिर से वही के, चार्ज ऑफ द रिंग, उसके बाद रेडियस नहीं, उसके बाद डिस्टेंस, या तो के क्यू इंटू डिस्टेंस था, डिस्टेंस वाई है, डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर का पावर 3/2। ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब क्वेश्चन था डी क्यू क्या लिखें, तो डी क्यू क्या होता है दोस्त, डी क्यू ऑफ द रिंग, चाहे वो एलिमेंट रिंग है, लेकिन सिंस इट्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डी क्यू का फॉर्मूला सिग्मा इंटू डी ए होगा, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए कितना होगा, तो किसी भी रिंग का डी ए क्या होता है, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। ठीक है, तो अगर मैंने इसका वाई पे जाके एक रिंग लिया था तो इसका थिकनेस होगा डी वाई। ठीक है, या इस थिकनेस को आप लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, आर डी थीटा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके एक ऐसे रिंग बनाई, फिर डी थीटा एंगल पे जाके एक और रिंग बनाई, तो जो थिकनेस हो गया ये पोर्शन, ये तो आर डी थीटा हुई ना, इसलिए ये कंपोनेंट मेरा आर कॉस थीटा आया था और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा आया था, जिसकी वैल्यू वाई थी, इसकी वैल्यू एक्स थी, वही लिखा था मैंने। तो थिकनेस जो हो गई वो आर डी थीटा या डी वाई भी बोल सकते हैं इसको, वाई पे जाके डी वाई। तो हम इसमें सिग्मा लिख सकते हैं, डी की जगह लिख सकते हैं क्या बताओ, सरकमफरेंस माने 2 पाई एक्स और उसकी थिकनेस डी वाई। इसको पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा और वाई के जगह पे आर डी थीटा। ये हो गई हमारी डी क्यू। तो डी क्यू निकल चुका है। अब फिजिक्स खत्म, सिर्फ मैथ्स करना है। वैल्यूज को पुट करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इसमें दो दो वेरिएबल थे, एक तो रेडियस और प्लस एक हाइट, कि धीरे धीरे जब रिंग नीचे की तरफ जाएगी उसकी वाई घटती जाएगी तो क्या होगी दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। कैसे करेंगे, बहुत बहुत सिंपल है। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि डी क्यू की जगह सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये पूरी वैल्यू डाल दी मैंने। उसके बाद फिर से y है, देख लो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा, तो ये r क्यूब हो जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कैपिटल R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर में r क्यूब हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो r क्यूब कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच गया, सिग्मा टू पाई के कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, इंटीग्रेशन क्या है, थीटा पे, तो जीरो से लेके एंगल पे होगा।
अब देखो यहाँ पे थीटा का एंगल क्या होगा, 0 से पाई नहीं होगा, क्योंकि जब आप थीटा डिग्री पे हो तो एक रिंग बना, थोड़ा ऊपर जाओगे एक और रिंग बनेगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे एक और रिंग बनेगा, जब आप 90 पे चले जाओगे तो सारे रिंग खत्म हो जाएंगे, आप पीक पे पहुंच जाओगे। तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही हमें, अगर मैं इस रेडियस वेक्टर को अगर मैं गोल गोल घुमाता हूँ ऐसे अजीमुथल एंगल में, तो हमें आराम से क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हेमिस्फेरिकल कप है वो कवर हो जाएगा 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिमिट जो होगी वो 0 से 90 होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा 2 पाई के बाई के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूंगा तो वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। साइन थीटा कॉस ले सकते हैं हम लोग चाहें तो, साइन 2 थीटा, टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखते हैं, बेटर होगा कि इस 2 को मैं अंदर एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई देख लेते हैं, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन बन जाएगा फिर ये। क्यों, क्योंकि के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 को अंदर कर दिया तो पाई रहेगा, बस सिग्मा बाई 4, ये होगा 0 से लेके पाई/2। ये मैथ्स भी खुद से आप कर सकते हो, ये भी देख देख करोगे तो फिर क्या ही सीखोगे। ठीक है, तो फिजिक्स तो पहली थी, सब तो बस मैथ्स कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, साइन 2 थीटा डी थीटा क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, लिमिट क्या होगी 0 से लेके पाई/2। जैसे आप ये लिमिट पुट करोगे, ये सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट बाहर रहेगी, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई, क्योंकि यहाँ थीटा जो है पाई/2 पाई, सॉल्व करिए 2 आएगा, 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हेमिस्फेरिकल कप, ये आपको याद रखना है। चाहो तो आप डेरिवेशन, अब इस डेरिवेशन को और आसानी से भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से। कैसे, आप हेमिस्फेरिकल शेल बनाते, और इस पर सिग्मा चार्ज होती, तो अगर आप ध्यान से देते हैं, अब यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट पकड़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा, अगर मान लो आपने एक एरिया पकड़ लिया होता डी ए, उस पर चार्ज होता है डी क्यू, तो जो डी क्यू होता वो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे मान लेते हैं डी ई। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ थीटा एंगल पे बनाता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इसके दो कंपोनेंट आते, एक इधर आते और एक इधर आते। सही है, बिल्कुल आते। अब अगर हम इस हेमिस्फेरिकल कप को अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट करा देते, तो बहुत ही सिंपल रूल है, ये रजनी खरडे में लिखी हुई है, अभी पढ़ सकते हो। अगर इसको 180 डिग्री अगर इसको हम रोटेट कराते, तो ये जो वेक्टर है डी साइन थीटा वो घूम के इधर आ जाती। लेकिन क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज होता? नहीं, अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा ही होता और एक ही होता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर घूम के आ जाती। इसका मतलब ये जो डी साइन थीटा है वो इधर घूम के आ जाती और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे एक वेक्टर प्रेजेंट हो जाती। फिर अगर वैसे ना तो और भी इजी है, आप ऐसे ही एलिमेंट यहाँ पकड़ लो एक, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, तो उसका एक कॉम्पोनेंट आएगा डी कॉस डी साइन, डी साइन डी कॉस, तो डी साइन इधर आता, मतलब ड्यू टू सिमेट्री, जो सिमेट्रिक है इसके कारण यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस फील्ड को कैंसिल कर देती। इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी हेमिस्फेरिकल जो शेल है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ से इधर रहेगी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा करना और वही हो जाएगी आंसर। सही है। अब डी होता है क्या है? डी तो बहुत सिंपल है, छोटा सा चार्ज डी क्यू, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम तो यहाँ पे छोटे से एलिमेंट हमको रिंग विंग मान ही दे रहे हैं, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा।
अब डी क्यू होता क्या है, डी क्यू होता सिग्मा डी ए, पहले ही बोला था मैंने सिग्मा इंटू डी ए, तो आप यहाँ लिख दो सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब इसमें से जो कांस्टेंट फैक्टर है कि सिग्मा बाई आर स्क्वायर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा बचेगा। अब ध्यान से देखो यहीं पर ट्रिक है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो हमारा एरिया वेक्टर है इसका मैं प्रोजेक्शन निकालूं ऑन द सर्कम इस सरफेस पे, तो वो आएगा डी ए कॉस थीटा आएगा ना, क्योंकि ये अगर ये ऐसा एरिया वेक्टर है तो ये एरिया वेक्टर है ए वेक्टर इधर जो इस लाइन से थीटा एंगल पे ही होगा, तो अगर ये ए है तो इधर क्या होगा ए कॉस थीटा, या अगर डी ए है तो डी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी ए कॉस थीटा जो है वो ये जो फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर ऐसे दिख रहा है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे तो इस फ्लैट सरफेस का ही तो एरिया मिलेगा, सिंपल, बिल्कुल यही मिलेगा, क्योंकि डी ए कॉस थी डी ए जो था वो ऐसे था, लेकिन जो उसका जो प्रोजेक्शन है ओवर दिस फ्लैट सरफेस वो तो डी ए कॉस थीटा है, तो डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस डिस्क एरिया मिल जाएगी। ओहो हो, इसका मतलब डी ए कॉस थीटा को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सीधा मुझे एरिया ऑफ द डिस्क मिल जाएगी, मतलब ऊपर वाला जो है ये वाला पार्ट फ्लैट सरफेस का एरिया मिलेगा, तो सीधा होगा के सिग्मा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस का मतलब पाई आर स्क्वायर, खत्म। तो आर स्क्वायर का कैंसिल हो गया, के माने 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई 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 कट गया, मतलब सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू क्या भी, ड्यू टू अ हेमिस्फेरिकल कप, ठीक है, जो कि नेचर ऑफ क्या है यूनिफॉर्म फील्ड है। नाइस, अब हम लोग लास्ट करते हैं, उन्होंने काफी 3 चीज करके दिखाई यहाँ पे, लास्ट जो करते हैं हम लोग वो इस पेज पे करते हैं, बेटर होगा। लास्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर पे करके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, किसी भी शेप को बना सकते हैं, मैं किसी भी ओरिएंटेशन पे मान लेता हूँ, ऐसे बनाता हूँ समझने के लिए जस्ट। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये सॉलिड है तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रो, चार्ज अंदर भरी पड़ी हुई है क्योंकि वॉल्यूम में सॉलिड है ये, तो इसकी जो डी क्यू बनेगी वो बनेगी रो इंटू डी वी। ये सेकंड स्टेप अपना हो गया, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी क्यू जो भी एलिमेंट मानेंगे। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा रूल है, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें डिस्क एज्यूम करते हैं, डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के उसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं करूँगा, मैं और आसान तरीके से कर सकता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड कप का, हेमिस्फेरिकल कप का जो एलिमेंट होगा वो एक हॉलो हेमिस्फेरिकल कप हो सकता है, तो मैं अगर यहाँ पे एक हॉलो हेमिस्फेरिकल कप एज्यूम कर लूँ ऐसे, जिसकी कुछ रेडियस मान लेते हैं x, ये भी x ही होगी क्योंकि हेमिस्फेरिया है, और इसकी थिकनेस माननी पड़ेगी dx, हमेशा ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर को अलग से बना लूं कि एक मैंने हेमिस्फेरिकल कप माना जिसकी रेडियस मैंने मानी x, हेमिस्फीयर है तो ये भी x होगा, ये भी x ही होगा यहाँ पे भाई, और इसकी थिकनेस हो गई dx, तो इस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम निकल के आएगा जिसके ऊपर ये चार्ज है, जिसके ऊपर ये चार्ज है, मान लेते हैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर चार्ज dq है, चलो सही है भाई, बिल्कुल। तो जो dq होती है वो तो होती है सॉरी रो इंटू डी वी, तुम बोलोगे सिग्मा इंटू डी हो रही थी, अरे भाई वो तो, लेकिन जो ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो रो है ना इस बार, उसकी तो रो इंटू डी वी लिखनी पड़ेगी, तो डी क्यू क्या हो जाएगी रो, और डी वी मतलब इस हेमिस्फेयर का डी वी, हेमिस्फेयर का डी वी कितना होता है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, जैसे अगर रिंग की एरिया निकालते हैं तो सरकमफरेंस इंटू थिकनेस, तो किसी भी हेमिस्फीयर का अगर एरिया निकालना है तो उसका सरफेस एरिया पे चार्ज होता है,
तो 4 पाई एक्स स्क्वायर और इसकी थिकनेस है dx, ये हो जाएगी dv। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो गई हमारी dq। तो हम लोगों ने एलिमेंट पकड़ा, एलिमेंट की वॉल्यूम निकाली, एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकाल लिया। अब हमें इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी, जो हमें मालूम है इस तरह डायरेक्शन में होती है हमेशा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल कप होती है, हेमिस्फेरिकल कप, वो होती है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कप आ जाएगी, सॉलिड कप। अब क्वेश्चन आता है कि सिग्मा तो नहीं मालूम, तो ठीक है, सिग्मा होता क्या था? सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी होती। तो मुझे याद है कि सिग्मा जो होता था उसको हम क्या लिख सकते हैं, पता करो। जो सिग्मा है उसको क्या लिख, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज मान लेते हैं इसके ऊपर dq है, इसके ऊपर चार्ज कितनी है dq, और उसकी एरिया कितनी है 4 पाई एक्स स्क्वायर। यही होगी ना सिग्मा इस हेमिस्फीयर की, शेल की। तो dq की जगह तुम ऑलरेडी कैलकुलेट रखे हो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इन टर्म्स ऑफ रो डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, कट गया। तो जो सिग्मा आया वो आया रो इंटू डी एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं रो डी एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, जीरो से लेके उसकी ओरिजिनल रेडियस आर तक। तो रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कप। तो काफी इजी है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आंसर। अगर आप इसकी पोटेंशियल निकालते तो वो रो आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन मैंने 4 करके दिखाई, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, हॉलो कप के लिए, सॉलिड कप के लिए। ठीक है, आप इसको चारों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसकी वैल्यूज को याद रखो। ये एक सिंपल मेंस और एडवांस और आइजर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। ये दूसरे कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं, हाउ टू टेक एलिमेंट, हाउ टू राइट डी क्यू एलिमेंट, हाउ टू कन्वर्ट एलिमेंट इनटू द बिग बॉडी, ये छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और भी अच्छे से सवाल, ये तो बस एक मैथमेटिकल डिडक्शन ही था सारे, ये सारे बहुत सारे लोगों ने करके दिया होगा। जो बेटर लगे आपको तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है।